नमस्कार दोस्तों। आज हम साइंस टेक्नोलॉजी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे और आज 2024 के पीवाईक्यू हैं। 2024 से शुरू करते हुए हम पीछे की तरफ जाएंगे और आज मैंने कोशिश की है कि इंग्लिश वालों को भी शामिल करूं, तो वो नीचे मतलब पहले प्रश्न के जस्ट नीचे वाला प्रश्न इंग्लिश में दिया है। मैं आपको ये दिखा दूंगा, आप इसको देखते जाइएगा। चलिए तो शुरू करता हूँ। तो हमारा पहला प्रश्न है कि कह रहा है कि विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटरों यानी आरटीजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है। दूसरा विकल्प कह रहा है आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति करने के लिए होता है। तीसरा विकल्प कह रहा है कि आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? और जैसे ये इंग्लिश में दिया हुआ है कि विद रेफरेंस टू द रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स यानी आरटीजी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो ये दिए हुए हैं कि आरटीजी आर द मिनिएचर फ्यूजन रिएक्टर्स। इस तरीके से तीनों विकल्प दिए हुए हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो अगर मैं देखूं, मतलब देखें हम, पहला जैसे हमारा विकल्प है कि आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है, तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो आरटीजी होता है परमाणु रिएक्टर होता है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्योंकि रिएक्टर जो होता है ना, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया पे कार्य करता है, जो उनकी एक चैन रिएक्शन होती है। और इसकी जगह पर जब आरटीजी होता है, ये केवल रेडियोधर्मी होता है, मतलब केवल रेडियोधर्मी होता है, जैसे प्लूटोनियम वगैरह होता है। तो क्या होता है कि प्रकृति रूप से ये क्षय होते हैं और इनसे जो गर्मी निकलती है, यानी जो ऊर्जा निकलती है, उसको ये बिजली में बदल देता है। तो इसमें कोई विखंडन विक्रिया नहीं होती है। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत है। अगर हम पहला गलत करेंगे ना, तो देखिए हम अपने उत्तर तक बहुत आराम से पहुंच जाएंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा विकल्प देखें तो कह रहा है कि आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों के ऑन बोर्ड प्रणालियों को विद्युत आपूर्ति के लिए होता है। एकदम ये सही बात है, क्योंकि यह मतलब क्या होता है कि इनका मुख्य उपयोग क्या होता है, जैसे नासा का वाइजर था या क्यूरोसिटी था, इनके जैसे जो रोवर थे, इन मिशनों में इसका उपयोग किया जाता है जहाँ सौर ऊर्जा मतलब कम होती है, जहाँ मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, तो वहाँ इसका प्रयोग किया जा सकता है। तीसरा कह रहा है कि आरटीजी में प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है। सकता है ना, साइंस में जैसे आए सकता है, तो मैक्स टू मैक्स वो सही होता है और ये भी सही है, क्योंकि इसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये शस्त्र विकास का एक उपोत्पाद है। तो प्लूटोनियम 238 जो होता है वो आरटीजी के लिए सबसे पसंदीदा ईंधन है। और यह मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में जैसे नेपच्यूनियम 237 पर बमबारी करके बनाया जाता है, जो परमाणु हथियार या ऊर्जा उत्पादन की क्रियाओं का एक हिस्सा होता है। तो हमारा दूसरा भी सही है, पहला हमारा गलत था। पहले गलत होने से ही हम उत्तर तक पहुंच गए थे। तो हमारा आंसर क्या हो गया था? 2 और 3 हो गया था। अगर इधर देखें तो यही सेम है कि 2 और 3 हमारा आंसर है, क्योंकि ये गलत था। ठीक है, तो 2 और 3 हमारा सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। दूसरा कह रहा है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रियाओं की उच्चतर दर होती है। उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से सही है? अगर हम इंग्लिश वाले को देखें तो ये इंग्लिश नीचे दिया हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला कह रहा है कि जाइंट स्टार्स लिव मच लॉन्गर देन डॉर्फ स्टार, यानी वामन का मतलब डॉर्फ स्टार यानी बौने तारे, और जाइंट में बृहत तारे। तो ये दिया हुआ है और लिखा है कंपेयर टू द डार्क स्टार जांट स्टार हैव ए ग्रेटर रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो हमारा पहला ऑप्शन जो है कि कह रहा है कि बृहत तारे वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, ये हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बड़े तारों में क्या होता है कि बड़े तारों का ईंधन बहुत अधिक होता है, ये सही बात है, लेकिन ये इसे बहुत तेज़ी के साथ जलाते हैं। ठीक है, इसलिए उनका जीवन काल क्या होता है? छोटा होता है। वामन तारे जैसे हमारा सूर्य है या लाल वामन तारा, तो सूर्य क्या है, अपना ईंधन धीरे धीरे जला रहा है, इसलिए वह अरबों वर्ष तक जीवित रहेगा। तो पहला हमारा गलत हुआ। जैसे पहला हमारा गलत होगा तो हम उत्तर तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला गलत, पहला सही नहीं है, दूसरा अपने आप सही हो गया। तो आंसर हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा डी हो गया। दूसरा कह रहा है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की दर उच्च होती है, तो ये विकल्प एकदम सही है। पहला हमारा गलत है। अब जैसे आप इसको अगर समझना चाहें तो आप ऐसे समझ लीजिए कि उदाहरण से अगर लें कि एक बड़ी कार हो, स्पोर्ट्स कार जैसे फरारी हो गई, ठीक है, इसमें पेट्रोल की टंकी क्या होगी? बड़ी होगी, लेकिन इसका इंजन पेट्रोल को बहुत तेज़ी के साथ क्या करेगा? ख़त्म करेगा। ठीक है, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, यानी वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम एक छोटी कार ले लें माइलेज वाली, जैसे ऑल्टो हो गई, तो इसमें पेट्रोल तो कम होगा, लेकिन यह धीरे धीरे किफ़ायती तरीके से पेट्रोल का इस्तेमाल करेगी, इसलिए क्या होगा? ये लंबी दूरी तक जाएगी। तो वही हाल यहाँ है कि जो बृहत तारे हैं वो वामन तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में रहते हैं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि बृहत तारा तेज़ी के साथ अपने ईंधन को खत्म करेगा, यानी वो जब तेज़ी के साथ ईंधन खत्म करेगा तो ईंधन खत्म हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा। लेकिन वामन तारे यानी डार्क तारे यानी बौने तारे धीरे धीरे ईंधन को खत्म करेंगे, तो धीरे धीरे लंबे समय तक जिएंगे, क्योंकि छोटा है तो छोटे को उसको कम जरूरत होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि हमारा आंसर पहला गलत हो गया और दूसरा सही है, क्योंकि देखिए कह ही रहा है कि वामन तारों की तुलना में बृहत तारे नाभिकीय अभिक्रिया में उच्च दर से होती है। तो हमारा पहला गलत है, दूसरा
मतलब पहला गलत और दूसरा सही, आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया। ठीक है, ये कॉमन सेंस से भी हम कर सकते थे सोचते अगर तो। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में संश्लेषित होता है जो रक्त वाहिकाओं को विस्फारित करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखें तो ये दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंथनाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी दैट डायलेट ब्लड वेसल्स एंड द इंक्रीज ब्लड फ्लो। ठीक है, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है। तो अगर ऑप्शन हमारे देखें क्या है ऑप्शन, ऑप्शन है पहला नाइट्रिक ऑक्साइड, दूसरा हमारा है नाइट्रस ऑक्साइड, और तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और चौथा है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो अगर हम देखें तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या है कि यह हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा प्राकृतिक रूप से निर्मित एक गैस है। यह मुख्य रूप से धमनियों की सब को मतलब यह मुख्य रूप से क्या करती है, धमनियों की जो सबसे भीतरी परत होती है परत में बनती है। ठीक है, और ये कह ही रहा है कि मानव शरीर के में ही संश्लेषित होता है, यानी अंदर ही संश्लेषित होता है, बाहर नहीं। तो यह क्या होता है कि मनुष्य की जो धमनियाँ होती हैं उनके अंदर भीतरी परतों में बनती है, और इसका मुख्य काम क्या होता है, यह वैसोडिलेशन है, यानी यह क्या करती है, रक्त वाहिकाओं की मांसपेशियों को आराम देती है जिससे नसें चौड़ी हो जाती हैं, और जब नसें चौड़ी हो जाती हैं तो रक्त का प्रभाव क्या होता है, आसान हो जाता है, और ब्लड प्रेशर कम होता है, और हृदय रोगियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अन्य विकल्प अगर देखें गलत क्यों है, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड दे रखा है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम बोलचाल में लॉफिंग गैस कहते हैं, और यह शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं बनती है, क्योंकि इसे हम बाहर से सूंघते हैं ना, जब हमको एनेस्थीसिया वगैरह दिया जाता है तो नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये गलत है। दूसरा तीसरा दे रहा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये भी गलत है, और जैसे चौथा दे रहा है पेंटाऑक्साइड, ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों प्रदूषक हैं। ठीक है, तो ये प्रदूषक गैसें हैं, ना कि ये शरीर में बनती हैं, तो ये भी हमारा गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब हम लोग क्या करते हैं, जिम नहीं, जो लोग जिम करते हैं तो जिम जाने से पहले ना प्री वर्कआउट करते हैं, प्री वर्कआउट सप्लीमेंट लेते हैं, तो उसमें जैसे नहीं होता, उसके अंदर ये होता है, क्योंकि ये शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा देता है, जिससे कसरत के दौरान नसों में खून का प्रवाह तेजी के साथ बढ़ता है। तो ये प्री वर्कआउट में लोग इसका प्रयोग करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, नाइट्रिक ऑक्साइड, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि विमान पत्तनों अथवा विमानों में यात्रियों के पास मौजूदा स्वापक पदार्थों यानी नार्कोटिक्स की पहचान। दूसरा कह रहा है वर्षण का मॉनिटरन। तीसरा कह रहा है पशुओं के प्रवास पर नजर रखना यानी ट्रैकिंग। उपयुक्त में से कितनी गतिविधियां रडारों का उपयोग किया जा सकता है, यानी रडार का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, कई बार जब साइंस में होता है प्रश्न तो लोग तीनों मार देते हैं, और तीनों मैक्स टू मैक्स सही भी होते हैं, क्योंकि तकनीक में ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम देखें कि जैसे हमारा पहला जो विकल्प है, पहला जो विकल्प है हमारा, तो पहला हमारा गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये कह रहा है ना, विमान पत्तनों तथा विमानों में यात्रियों के पास मौजूदा नारकोटिक्स की पहचान है, जो उनके पास ड्रग्स होता है उसकी पहचान करने में भी रडार मदद करता है, तो ये उसमें मदद नहीं करता है। क्योंकि रडार क्या होता है, रेडियो तरंगों का उपयोग करके वस्तुओं की दूरी, उनकी गति, उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए काम में लिया जाता है, या किसी के बैग के अंदर मौजूदा रासायनिक पदार्थ हो गया, जैसे ड्रग्स हो गया या नारकोटिक्स का कोई उत्पाद हो गया, की पहचान नहीं कर सकता है। इसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम लोग एक्सरे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरे स्कैनर होता है ना, वो इसका प्रयोग किया जाता है, ना कि इसका। तो रडार का प्रयोग यहाँ तो नहीं होगा, तो एक तो हमारा गलत हो गया, तो केवल एक तो ये कैंसिल आउट हो गया। दूसरा कह रहा है कि बरसन की मॉनिटरिंग, तो ये सही है कि वर्षा की मॉनिटरिंग तो की जा सकती है, तो दूसरा हमारा सही है। क्योंकि डॉपलर रडार जो होते हैं ना, उनका उपयोग हम मौसम विभाग द्वारा बारिश और या ओलावृष्टि या तूफान की तीव्रता मापने के लिए करते हैं, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा भी सही है कि पशुओं के प्रवास या नजर रखना, उनके लिए पशुओं की ट्रैकिंग करने में भी रडार का प्रयोग किया जा सकता है। रडार का उपयोग करके हम पक्षियों और बड़े जानवरों के समूहों की गति पर नजर रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो तीसरा भी हमारा सही है। तो देखें तो हमारे कौन सा सही हो, केवल दो सही है, केवल तीन, ये सभी तीन वाला भी हम कैंसिल आउट कर देते हैं पहला कटने के बाद, तो हमारा आंसर क्या है, हमारा केवल दो आंसर है। ठीक है, और ये इधर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नार्कोटिक्स ऑन ए पैसेंजर्स एट द एयरपोर्ट ऑन एयरक्राफ्ट, फिर मॉनिटरिंग दिया हुआ नीचे सारे दिए हैं, ट्रैकिंग द मार्जिन माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, तो ये इंग्लिश में दिया हुआ है। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है राफेल, दूसरा कह रहा है MiG-29, तीसरा है तेजस MK-1। उपयुक्त में से कितने पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान माने जाते हैं, और हम इंग्लिश में देखें तो वही लिखा है, कंसीडर द फॉलोइंग एयरक्राफ्ट, एयर राफेल, MiG-29, तेजस MK-1, हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द कंसीडर फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट। तो अगर हम देखें तो इसमें अगर हम देखें तो ये तीनों जो है ना, यानी तीनों कोई भी नहीं, ना राफेल, ना MiG-29, ना तेजस MK, ये तीनों पाँचवीं पीढ़ी के नहीं है। ठीक है, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा डी हो गया, क्योंकि राफेल जो है ना, ये 4.5 का है ना, 4.5 पीढ़ी, यानी 4.5 जनरेशन का है।
मिग 29 चौथी पीढ़ी का है, ठीक है, चौथी पीढ़ी का है। और जो MK तेजस है ये भी चौथी पीढ़ी का है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों क्या है, कोई भी पाँचवीं पीढ़ी का नहीं, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। अगर हम देखें ना तो पाँचवीं पीढ़ी के बहुत कुछ चुनिंदा ही फाइटर प्लेन है, जैसे एक है F-22 है, ठीक है, F-22 है। और ये जो है ना ये F-35 है, एक F-22 है, एक F-35, ये दोनों अमेरिका के हैं। JA करके है, J-20, ये जो-20 चाइना का है, J-20 चाइना का है। ऐसे ही है SU है, SU Su-57 ये रूस का। ये तो गिने चुने तीन ही मतलब चार एयरक्राफ्ट, चार मतलब फाइटर प्लेन है ही जो पाँचवीं जनरेशन के हैं, बाकी तो ये 4 जनरेशन के ही हैं। और भारत अभी इस पर काम कर रहा है। भारत क्या कर रहा है, भारत के पास AMC करके एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट करके काम कर रहा है, तो वो 5th जनरेशन का बनाएगा, अभी उसमें प्रोसेस में है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर डी है। तो चलिए नन, यहाँ नन हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन में हाइड्रोजेलों का प्रयोग होता है। पहला कह रहा है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में, दूसरा कह रहा है चल वातानुकूलन प्रणाली में, तीसरा कह रहा है औद्योगिक स्नेहकों के विरचन में। नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। अगर हम इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में यही कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज द कंट्रोल द ड्रग डिलीवरी इन पेशेंट, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स एंड देयर प्रिपरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, ठीक है। इसमें दिया तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड, तो ये दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो ये होते क्या हैं, अगर हम पहले देखें हाइड्रोजेल होते क्या हैं, तब हम अपने उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। तो हाइड्रोजेल क्या होते हैं, हाइड्रोजेल पानी को सोखने वाले पॉलीमर होते हैं, और इनका एक जैसे नेटवर्क टाइप का। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, अपने वजन से कई गुना ज़्यादा पानी को रोक सकते हैं, लेकिन खुद पानी में घुलते नहीं हैं। यानी ये बहुत अच्छे कहते हैं पानी को अवशोषित कर लेते हैं, और नाम से भी हाइड्रो आ रहा है ना, तो ऐसा आप सोच सकते हैं ना कि पानी को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं। तो पहला जैसे हमारा ऑप्शन है रोगियों में नियंत्रित औषधि डिलीवरी में, तो ये हमारा एकदम सही है, यानी एक सही है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो क्या है कि हाइड्रोजेल जो होता है ना, का सबसे प्रमुख उपयोग क्या हो गया कि चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, और इनका उपयोग दवाइयों के शरीर के अंदर धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से छोड़ने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये इंसानी ऊतकों जैसे लचीले होते हैं, इसलिए शरीर में आसानी से इनको स्वीकार कर लेता है, तो धीरे धीरे ड्रग को छोड़ते हैं, तो इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा हमारा गलत है। क्यों गलत है कि चल वातानुकूलित प्रणाली ने जैसे कारों का AC हो गया में आमतौर पर और रेफ्रिजरेटर गैसों और कंप्रेसर का उपयोग किया जाता है, ना कि हाइड्रोजल का प्रयोग किया जाता है, तो ये दूसरा हमारा गलत है, ठीक है। तीसरा औद्योगिक स्नेहकों का विरचन ये भी गलत है, क्योंकि औद्योगिक स्नेहक मतलब ये लुब्रिकेंट्स मुख्य रूप से तेल होते हैं या ग्रीस पर आधारित होते हैं, ताकि घर्षण कम हो सके। हाइड्रोजेल जल आधारित होता है, तो इसलिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयोग इसका नहीं होता है, तो तीसरा भी गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर सिर्फ एक सही है, ए सही है, ठीक है। तो वही है, जब स्वभाव से सोचें तो पानी है, तो पानी का प्रयोग कहाँ होगा। तो चलिए अगला देखते हैं, यही यहाँ दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन है। तो दिया हुआ है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन और जलवाष्प। अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्यूट पाइप इमिशन फॉर द फ्रॉम ए फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर्ड बाय द हाइड्रोजन। तो ये दिया हुआ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन, वाटर वेपर। तो क्या है ये हाइड्रोजन चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक क्या है, ये निर्वात नली क्या है उत्सर्जन। तो जैसे अगर हम देखें ना तो ये क्या होता है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल जैसे कारें होती है ना, साधारण पेट्रोल या डीजल कारें से बिल्कुल अलग होता है कि इसमें इंजन में ईंधन जलता नहीं है, बल्कि एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है। जैसे कि वाहन के अंदर हाइड्रोजन यानी H2 और हवा की ऑक्सीजन यानी O2 के साथ मिलती है, ठीक है। और इस मिलाप से क्या होता है, बिजली पैदा होती है, जिससे गाड़ी चलती है। और इस पूरी प्रक्रिया में केवल क्या निकलेगा, पानी निकलेगा, यानी H2O के अवशेष के रूप में बचता है। और यही ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजन द्वारा चलित फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहनों से निकलने वाला निर्वातक नली उत्सर्जन होगा। तो क्या होगा, जलवाष्प होगा, क्योंकि पानी ही निकलता है। तो आंसर सीधा सा हो गया डी, ठीक है। अब जैसे पहला कह रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यह एक हानिकारक रसायन है जो गाड़ियों से नहीं निकलता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है हाइड्रोनियम, तो यह पानी में घुले हुए हाइड्रोजन आयन होते हैं जो गैस के रूप में बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये भी नहीं है। और तीसरा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो हवा से ली जाती है, तो जाहिर सी बात है उसे उत्सर्जन नहीं माना जाएगा, तो ये गलत है, जलवाष्प निकलता है। आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा डी हो गया, ठीक है। ये हमको बस सोचना ही था। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द की वास्तव में और समुचित रूप से निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में चर्चा की गई। तो सीढ़ीदार खेतों की सिंचाई, अनाज फसलों के उत्थान की सिंचाई, तीसरा कह रहा है दीर्घ अवधि ऊर्जा भंडार, और चौथा कह रहा है वर्षा जल संचयन प्रणाली।
तो इंग्लिश में अगर देखें तो इंग्लिश में है रिसेंटली द टर्म ऑफ पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर इज एक्चुअली टू एंड द अप्रोप्रिएटली डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखें अगर हम कि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर शब्द क्या है, तो पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर क्या होता है कि वास्तव में यह एक विशाल बैटरी की तरह काम करता है। ठीक है, इसमें दो जल निकाय होते हैं। ठीक है, एक ऊपर होता है एक नीचे। जब बिजली फालतू होती है जैसे रात में या धूप में, तो नीचे वाला जलाशय से पानी पंप करके ऊपर वाले जलाशय में भेज दिया जाता है। इस तरह ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। और जब बिजली की मांग ज़्यादा होती है तो ऊपर वाले जलाशय को नीचे छोड़ दिया जाता है, जिससे टरबाइन घूमती है और बिजली बनती है। ठीक है, तो यह सौर और पवन ऊर्जा जैसी स्थिर बिजली को लंबे समय तक स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, अच्छा और सस्ता है। तो क्या हो जाएगा, दीर्घावधि ऊर्जा भंडार। इसका आंसर ये हो गया। क्योंकि पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर मतलब ये क्या करता है कि जैसे अगर बिजली एक्स्ट्रा है, ठीक है, जैसे रात में या धूप में, जिसने सौर ऊर्जा टाइप जो भी हो, तो क्या करते हैं कि नीचे से जलाशय जलाशय से क्या किया जाएगा, पानी को पंप करके ऊपर जलाशय में भेज दिया जाएगा। इस तरह ऊर्जा को क्या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाएगा और उसको स्टोर कर लिया जाएगा। और जब बिजली की मांग होगी तो पानी ऊपर से नीचे छोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, टरबाइन घूमेगी और बिजली बनेगी। तो एक तरीके से क्या है, यार लंबे समय तक ऊर्जा के संरक्षण या भंडारण के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे कहेंगे पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है, और बाकी तो ये गलती हैं, सीढ़ीदार खेत, धान्य खत्म हो, ये सब गलत हैं। तो आंसर क्या है, दीर्घ ऊर्जा भंडार। ठीक, यहाँ देखें लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज, यानी क्या है ये, सी आंसर हमारा है। चलिए अगला है मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर की चर्चा प्रायः किस संदर्भ में की जाती है। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर क्या है, इस चर्चा की जाती है। तो पहला कह रहा है सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी, दूसरा कह रहा है औषधि डिलीवरी नैनो प्रौद्योगिकी, तीसरा कह रहा है टीका यानी वैक्सीन उत्पादन प्रौद्योगिकी, और चौथा है अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। और यहाँ इंग्लिश में दिया है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स आर ऑफ्टन डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें तो क्या होता है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर, मतलब एक तकनीक है जिसका उपयोग क्या करें, गंदे पानी को साफ करने के लिए किया जाता है। इसमें दो प्रक्रियाओं का मेल होता है कि पहली होती है जैविक प्रक्रिया यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें क्या होता है कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया पानी में मौजूद गंदगी को खाते हैं। और दूसरा है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यह बहुत ही बारीक जाली होती है और इसका उपयोग क्या किया जाता है, पानी से ठोस कणों और कीटाणुओं को अलग कर देती है। ठीक है, तो ये अन्य तरीके अगर देखा जाए तो उनसे बेहतर कैसे है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर तकनीक, जो अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी में प्रयोग होगी, क्योंकि यह पारंपरिक तरीकों की तुलना में बहुत स्वच्छ पानी देती है, यानी बहुत हद से ज़्यादा स्वच्छ पानी देती है बाकी की अपेक्षा। और यह प्लांट लगाने बहुत कम जगह भी लेता है और इस पानी से सीधे बागवानी और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हमारी अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो ये इसलिए प्रयोग होती है मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या है, आंसर हमारा डी है, अपशिष्ट जल शोधन प्रौद्योगिकी। ठीक है, बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी, डी आंसर है हमारा। अगला है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या वाक्यांश का उपयोग 3D आभासी वर्चुअल दुनिया के एक इंटरऑपरेबल नेटवर्क, जिसे ऐसे लाखों प्रयोक्ताओं द्वारा एक साथ एक्सेस किया जा सकता है जो आभासी यानी वर्चुअल वस्तुओं पर संपत्ति के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, को घोषित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किया जा सकता है। ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पूछ रहा है क्या है, बिग डाटा एनालिटिक्स है, क्रिप्टोग्राफी है, मेटावर्स है, वर्चुअल मैट्रिक्स है। तो ये देखें तो और इंग्लिश में ये दिया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स या फ्रेज द मस्ट अप्रोप्रिएट यूज टू द डोनेट इन द इंटर प्रोबेबल नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ड्स दैट कैन बी यूज्ड साइमन। एक मिनट, ठीक है, तो ये दिया हुआ है। तो देखें तो क्या है, ये पूछ रहा है। तो जैसे प्रश्न जो शब्द है ना, 3D वर्चुअल दुनिया को दर्शाता है जहाँ क्या लाखों लोग एक साथ जुड़ सकते हैं, और यह एक इंटर ऑपरेबल नेटवर्क है, यानी अलग अलग प्लेटफॉर्म आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, और ये दिया हुआ है इंटर ऑपरेबल नेटवर्क। ठीक है, जहाँ लाखों प्रयोक्ता एक साथ एक्सेस किया जा सकता है। तो क्या है कि जैसे अगर हम देखें इसमें पहला अगर है बिग डाटा एनालिटिक, तो ये बहुत बड़े डेटा सेट का विश्लेषण का पैटर्न खोजना है, तो ये ऐसा नहीं है हमारा। दूसरा अगर है क्रिप्टोग्राफी हम जानते हैं गुप्त कोड होता है एक दूसरे जुड़ने से, ब्लॉकचेन तकनीक में प्रयोग होता है, ये नहीं है। तीसरा मेटावर्स, यही इसका आंसर है, मेटावर्स की बात कर रहा है ये। वर्चुअल मैट्रिक्स कुछ नहीं है, ये तकनीकी शब्द नहीं है, भ्रमित करने के लिए बना दिया, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आंसर मेटावर्स है हमारा। और मेटावर्स क्या होता है कि मल्टी यूजर होते हैं, लाखों लोग होते हैं एक साथ, और मतलब कि सब कुछ आभासी होता है, नहीं 3D दुनिया होती है। और ट्रेड टोटल ऑनरशिप मतलब यहाँ मतलब आप सामान खरीद सकते हैं, उसके मालिक बन सकते हैं, लेकिन वर्चुअली बन सकते हैं, और खुद का आप एक अवतार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेटावर्स है। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर सी है। ठीक, चलिए मिलते हैं कल, और जो भी सुझाव हैं जरूर बताइएगा।
कल कोशिश करेंगे दोनों पैरेलल एक साथ दिखें, लेकिन पता नहीं हो नहीं पा रहा मुझसे। ठीक है, मिलते हैं।